यह है सेट क्रमांक 51 और आप अभी देख रहे हैं प्रतिभा एजुकेशन। दोस्तों, सेट क्रमांक 51 का यह है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से जो है कौन सा सही है। सही बात आपको चुन के बताना है। पहला इसमें कथन की बात की जाए तो पहला कथन ये करा है कि सर्वप्रथम, इसका मतलब कि सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह द्वारा आईएनए का विचार परिकल्पित किया गया था। तो ये बात जो है पहला कथन यहाँ पर सही है। और यदि इस प्रश्न में पहला कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प सी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है मलाया में मोहन सिंह को जो है यह आईएनए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो है विचार आया था और इन्होंने ही जो है परिकल्पित किया था। इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था और द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रही थी तो द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण पूर्व एशियाई युद्ध क्षेत्र में जापान के अभियान में जापान की राजशाही के साथ गठबंधन करके भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है आगे बढ़ना था। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। दूसरे की बात की जाए तो कह रहा है कि इसमें केवल भारतीय युद्धबंदी और ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिकों की भर्ती किया गया था। तो यहाँ पर यह कहना गलत है कि केवल भारतीय युद्धबंदी, इसमें जो है महिलाओं के बटालियन की भी बात आती है, महिलाओं के बटालियन की भी बात आती है। इसलिए जो है कह सकते हैं कि इसमें झांसी रेजिमेंट नामक एक झांसी रेजिमेंट बनाई जाती है। तो ये झांसी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज में बनाई जाती है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। और यदि दूसरा यहाँ पर गलत है तो विकल्प ए भी गलत हो जाएगा, विकल्प डी भी गलत हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि केवल एक जो है इसमें सही है, केवल एक इसमें सही है। ये बात आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद और इससे संबंधित बात करें तो 1 सितंबर 1942 को, यदि आपको याद हो तो 1 सितंबर 1942 को 16,300 पुरुषों को लेकर आईएनए के फर्स्ट डिवीजन का जो है गठन किया गया था। ये जो है आप से संबंधित याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है प्रथम जो आईएनए था इसको सितंबर में तो गठन किया गया, लेकिन दिसंबर 1942 में बात करें तो इसके जो है एशिया में जापान के युद्ध में आईएनए की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और इसके रास बिहारी बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया ये दिसंबर 1942 में। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये मोहन सिंह द्वारा परिकल्पित किया गया। रास बिहारी बोस जब सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं तो उन्हें जो है इसे सौंप देते हैं और इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है विकल्प बी सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सीएसपी की बात हो रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन यह कर रहा है कि इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अन्य नेताओं के प्रयासों से हुई थी। तो क्या ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अन्य नेताओं के प्रयासों से हुई थी? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही बात है कि इसकी स्थापना जो है बम्बई में की गई थी 1934 ईस्वी में और इसकी स्थापना में शामिल थे जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और उसके बाद बात करें तो राम मनोहर लोहिया भी जो इसमें शामिल थे। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव भी जो है इसमें शामिल थी। तो ये भी जो है इससे बात संबंधित अब बात याद रख सकते हैं। इसने जो है विकेंद्रीकृत समाजवाद का समर्थन किया था, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म का जो है इसने समर्थन किया, जिसमें जो है सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव कमेटी और ट्रेड यूनियन से स्वतंत्र किसान और स्थानीय अधिकारियों की अर्थव्यवस्था में प्राप्त भागीदारी हो सके, इसलिए जो है इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड समाजवाद का समर्थन किया था। तो ये बात भी जो है इससे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा कथन ये कर रहा है, इसमें तो पहला कथन सही हो गया, आपको सही ही बताना था तो पहला सही हो गया। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी गलत है और विकल्प डी भी गलत है। दूसरा ये कर रहा है कि यह कांग्रेस पार्टी के भीतर कार्यरत थी और इसने आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस पार्टी के भीतर थी कि बाहर थी। तो भीतर कार्यरत थी और इसने कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्राथमिक संस्था के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है सही है कि ये जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जो है एक प्रकार से समाजवादी दल था और ये जो है मुख्य रूप से कांग्रेस के गांधी जी के तर्कसंगता के विरोधी रहस्यवाद के साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस विरोधी रहस्यवाद के कारण जो है ये एक समाजवादी दल बन उभर कर आया था सीएसपी के रूप में, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट के पार्टी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है कांग्रेस के भीतर ही थी और फेबियनवाद के साथ साथ मार्क्सवाद लेनिनवाद से प्रभावित होकर सीएसपी में सशस्त्र संघर्ष या तोड़फोड़ के समर्थक नेता जैसे यूसुफ मेहर अली, ये जो है सशस्त्र संघर्ष और तोड़फोड़ के समर्थक थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण की बात करें, बसावन सिन्हा, ये सब जो है इनके समर्थक नेता भी शामिल है। ये बात भी जो है इससे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद वर्ष 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने सिलोन की लंका समाज पार्टी के साथ सुदृढ़ स्थापित किए। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लंका की सिलोन की समाज पार्टी के साथ जो है सुदृढ़ संबंध स्थापित किया और 1937 में सीएसपी ने कमला देवी चट्टोपाध्याय को, ये आपसे कुछ पूछा जा सकता है, इन्होंने जो है सीएसपी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कमला देवी चट्टोपाध्याय को जो है लंका द्वीप में जो है भाषण देने के लिए भेजा था। तो ये बात जो है इससे संबंधित याद रख सकते हैं। और इनके जो सदस्य थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में जो है काफ़ी सक्रिय थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। और
और बात करें तो बाद में जो है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्वतंत्रता के पश्चात जयप्रकाश नारायण और लोहिया के प्रभाव में कांग्रेस से पृथक होकर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाता है। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं कि बाद में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाता है। ये जो है इससे संबंधित और तथ्य थे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रावधानों में यानी प्रोविजंस दिए गए हैं, ये कौन सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल थे। यहाँ पर जो है सही उत्तर आपको चुन के बताना है। पहला इसमें कथन ये कर है कि इसमें अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना को प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। इसलिए सही है कि इस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतों के संघ के आधार पर जो है, यानी कि एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और दूसरा जो है रियासतों, इस दोनों को भारतीय संघवाद के रूप में जो है महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। और यदि पहला कथन सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प भी सीधा गलत है। और दूसरे कथन की बात करें तो इसने प्रांतीय स्तर पर यानी कि राज्य लेवल पर द्वैध शासन समाप्त करने का प्रावधान किया। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही बात है कि प्रांतीय स्तर पर यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट जो अधिनियम था 1919 का, इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को लागू किया गया था। हालांकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय स्तर पर इसमें द्वैध शासन लाया गया था। अगर यहाँ पर केंद्रीय लिखा होता तो ये कथन भी जो है केंद्रीय स्तर पर जो है लाया गया, तो और यहाँ पर लाया गया लिख दिए तो ये भी कथन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि इसने वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की। तो बिल्कुल केंद्र में जो है डायरकी सिस्टम आया और इससे जो है इससे वायसराय को जो है अवशिष्ट शक्तियां मिली। तो इसमें देख सकते हैं कि 3 सूची में जो है इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति को विभाजित किया गया था। केंद्र और इकाइयों के मध्य 3 सूची में शक्ति को विभाजित किया गया था। एक था यूनियन लिस्ट यानी कि संघीय सूची, इसमें जो है केंद्र के लिए 59 विषय थे, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। पीटी के लिए प्रांतीय सूची यानी कि स्टेट लिस्ट और इसमें जो है टोटल 54 विषय थे। उसके बाद बात करें तो एक समवर्ती सूची थे जिसमें दोनों विधान बना सकते हैं, इसमें टोटल 36 विषय थे। तो ये बात जो है और अवशिष्ट शक्ति जो है वायसराय के पास थी। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं तीनों कथन सही है। यहाँ पर विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो है यह अधिनियम ऐसा था कि इसी के तहत जो है आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद और आप ध्यान रख सकते हैं कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1858 द्वारा स्थापित हुआ था काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे जो है समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव के लिए जो है एक सलाहकारों की व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद और आप ध्यान रख सकते हैं कि इसने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ किया। 11 प्रांत थे, उसमें से 6 प्रांत में डायरकी सिस्टम यानी कि द्वैध शासन वाली व्यवस्था, द्विसदनीय यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर और स्टेट काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का व्यवस्था किया। और उसमें उस जो है 6 में शामिल थे बॉम्बे, उसके बाद बात करें तो बंगाल, फिर उसके बाद बात करें तो मद्रास, फिर उसके बाद बात करें तो बिहार, उसके बाद बात करें तो असम, फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत। तो इसमें जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि उच्च सदन होता था और एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि निम्न सदन थे। ये बात भी जो है आप ध्यान इससे संबंधित रख सकते हैं। उसके बाद जो है मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की भी स्थापना किया गया था 1935 के था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो है इस अधिनियम के द्वारा न केवल प्रांत में सिविल संघ, न केवल संघ में जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए जो है प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान 1935 के तहत ही किया गया था। उसके बाद जो है इसके 1935 के तहत ही संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया 1937 में। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके तहत जो है संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया गया। तो इस प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर डी था। 1, 2, 3 सही, सभी इसमें सही थे और बाकी जो है इससे संबंधित तथ्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न यहाँ कर रहा है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला चियांग माई इनिशिएटिव क्या है। CMI यानी चियांग माई इनिशिएटिव क्या है। पहला इसमें विकल्प ये कर रहा है कि आसियान देशों के मध्य फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म है। दूसरा ये कर रहा है कि ये चीन का ओबोर साझेदारी पहल है, या पूर्वी दक्षिण एशिया के पर्यटन को बढ़ावा देने वाला क्षेत्रीय पहल है, या चीन के नेतृत्व में प्रशांत महासागर के तटवर्ती देशों का नौसैनिक अभ्यास है। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प ही सही है। ये आसियान देशों के मध्य फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म है। ये आसियान +3 देशों द्वारा जो है मई 2000 में इसे जो है आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम में जो है लॉन्च किया गया था। ये जो है प्रथम क्षेत्रीय करेंसी स्वैप अरेंजमेंट उस समय था। इसे ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्षेत्र में अल्पकालिक तरलता संबंधी कठिनाइयों के समाधान हेतु विद्यमान जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को सहायता प्रदान करने हेतु इसे जारी किया गया था। और वर्ष 2004 में आसियान +3 देशों ने तरलता सहायता के लिए जो है एक अधिक उन्नत प्रणाली का प्रस्ताव दिया और यह जो है CMI कहलाया। CMI आसियान के जो है इसमें 10 सदस्य देश पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य एक बहुपक्षीय ये एक करेंसी स्वैप मैकेनिज्म है। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं तो
इस प्रश्न का जो है सही उत्तर विकल्प ए है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भैया इससे जो है प्रश्न बराबर, इससे जो है काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं क्रिप्स मिशन से, कैबिनेट मिशन से, तो इसे जो है भारत छोड़ो आंदोलन से, इसके इर्द गिर्द के जितने भी तथ्य हैं वो आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं। तो क्रिप्स मिशन 1941 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान ये दे देना है भैया कि ये जो है सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये बात आपको सबसे पहले ध्यान देना है। चलिए अब कथन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले आपने माइंड सेट किया कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से क्वेश्चन आया है और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसने मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर जो है पूर्णतया अस्वीकार करने की बात जो है यहाँ पर गलत है, पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया था। क्रिप्स मिशन जो है पूर्णतः जो है इसे अस्वीकार नहीं किया था। पाकिस्तान की मांग को जो है इसमें इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर यही वर्ड जो है पीटी में आपको कंफ्यूज कराएंगे, इनडायरेक्ट रूप से जो है इसे शामिल किया गया था। जो भी प्रांत नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो इसमें कहा गया कि वो जो है भविष्य में अपना जो है ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षर कर लेगा समझौता पर। हालांकि जो उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें देश की प्रतिरक्षा पर एकमात्र नियंत्रण ब्रिटेन द्वारा जारी रखने का भी प्रावधान किया गया था कि ब्रिटेन ही नियंत्रण जारी रखेंगे। हालांकि इनके पृथक पाकिस्तान की मांग को जो 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग उठाया गया उसके बाद जो है इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। ये कहना गलत है, इसे अंशतः अस्वीकार कर सकते हैं, पूर्णतः नहीं। यहाँ पर पहला विकल्प गलत है और यदि पहला विकल्प गलत है तो पहला कथन गलत है तो यहाँ पर विकल्प ए गलत हो जाएंगे, विकल्प सी भी जो है गलत हो जाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई, इसके पश्चात संविधान निर्माण करने वाले निकायों की स्थापना को प्रस्तावित किया। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है सही है। इस घोषणा के तहत जो है क्रिप्स मिशन के घोषणा के तहत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स और एक संविधान निर्माता निकाय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और ये जो प्रावधान किया गया था इसमें जो सदस्य होते उसका जो है चयन प्रांतीय विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर द्वारा किया जाना था। और रियासत के जो मामले थे, यानी कि ये तो ब्रिटिश प्रांत की बात हो गई, रियासत के जो मामले थे उसमें राजाओं द्वारा जो है इसके सदस्य को नामित किया जाना था। तो यहाँ पर जो है निकाय की स्थापना को जो प्रस्तावित किया था, यहाँ पर दूसरा कथन जो है सही है और दूसरा सही है तो विकल्प बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि केवल 2 जो है इसमें कथन सही है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न यहाँ पे ये करा है 1937 के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि केवल भैया प्रांतीय स्तर पर निर्वाचन हुए और संघीय स्तर पर निर्वाचन नहीं हुआ। तो 1937 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है केवल प्रांतीय स्तर पर निर्वाचन हुआ और संघीय स्तर पर यानी कि केंद्र लेवल पर निर्वाचन नहीं हुआ, ये बात जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला जो है विकल्प सही है, पहला विकल्प जो है सही है। पहला विकल्प इसलिए सही है कि 1937 के निर्वाचन की बात की जाए तो ब्रिटिश भारत में जो है प्रांतीय निर्वाचन का आयोजन जो है 1936-37 में जो है किया गया और निर्वाचन का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है ये किया गया था। इसका निर्वाचन जो है 11 प्रांत में हुआ, जिसमें 11 प्रांत में शामिल थे मद्रास, उसके बाद केंद्रीय प्रांत बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध। ये जो है टोटल 11 जो है प्रांत शामिल थे जिसमें चुनाव कराया गया और रियासत जो है विरोध कर दिया। इसलिए जो है भारत सरकार अधिनियम जो है इसके उपरांत जो है संघ अस्तित्व में नहीं आया और इसमें चुनाव नहीं हुआ क्योंकि रियासत सब जो है इसको विरोध कर दिया था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है और पहला कथन सही है। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी गलत हो जाएगा और विकल्प डी गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि बंगाल और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था। क्या बंगाल और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में तो यहाँ पर आपको इसका कैलकुलेशन समझना होगा कि कांग्रेस ने 1936 के आरंभ में लखनऊ में और 1936 के बाद फैजपुर में चुनाव लड़ने का निर्णय किया और पद स्वीकार करने का निर्णय निर्वाचन के बाद तक के लिए टाल दिया। लेकिन कांग्रेस को काफ़ी सफलता मिली। 1161 चुनाव पर जो है इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। ये बात आप पीटी के लिए ध्यान रख सकते हैं, जिनमें से जो है 716 पर जो है ये विजयी हो जाते हैं, विक्ट्री इनको मिल जाती है। अधिकांश प्रांत में इनको बहुमत मिलता है, लेकिन बंगाल, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत और पंजाब और सिंध ये अपवाद है, इसमें जो है बहुमत नहीं मिलता है। तो सभी प्रांतों में जो है मंत्रिपरिषद के गठन की बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बात करें तो हाँ, जुलाई में जो है इसने 6 प्रांत यानी कि मद्रास, बॉम्बे, केंद्रीय प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल के गठन का निर्णय लिया। कब? जुलाई 1937 में इन्होंने 6 प्रांत में मंत्रिमंडल के गठन का निर्णय लिया। लेकिन इसके बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी जो है इसके बाद गठन का निर्णय लिया गया। ये इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन बंगाल यानी मुस्लिम लीग और इंडिपेंडेंट लीग के समर्थन से वहाँ पर कृषक पार्टी का सरकार बना बंगाल में। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर असम का नहीं बना, तो बंगाल तो सही है यहाँ पर। उसके पंजाब की बात करें तो पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की बना और सिंध में यूनाइटेड सिंध पार्टी की बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न में सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, सिंध को छोड़ दिया गया है जहाँ पर यूनाइटेड सिंध पार्टी की जो है सरकार बनी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है दूसरा कथन गलत है, पहला जो है सही है। तो विकल्प ए सही होगा क्योंकि केवल कथन 1 जो है इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न यहाँ पर ये कर रहा है, प्रायः जो है सुर्खियों में रहने वाला अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है इसमें से कौन सा सही है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना जरूरी है कि पूछा जा रहा है कौन सा सही है या गलत पूछा जा रहा है, ये बात आप जरूर देख लीजिए, नहीं तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। पहला प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि इन्हें भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, तो इसके अंतर्गत जो है जीएमओ फसल के शोध के लिए जो है एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी है, और ये जो है इन्हें माने कि जीएम फसलों को भारत में विनियमित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी इसे विनियमित करती है। तो पहला यहाँ पर कथन अगर गलत हो गया तो आपसे सही पूछा गया है, तो पहला गलत हो गया तो विकल्प ए गलत हो जाएगा, विकल्प सी गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि बीटी कपास भारत में वाणिज्यिक कृषि के लिए अनुमत एकमात्र फसल है। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है कि बीटी कपास जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसा फसल है जो भारत में इसको अनुमति प्राप्त है इस फसल को उगाने के लिए। हालांकि चोरी छिपे बात की जाए तो इसमें जो है बैगन, सोयाबीन आदि जैसे जीएम फसलों की भी जो है कालाबाजारी भारत में इसके अलावा की जाती है, ये भी बात जो है आप इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहला दूसरा यदि सही है तो विकल्प डी गलत हो जाएगा, विकल्प बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है कि केवल जो है 2 इसमें सही है, पहला गलत है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न यहाँ पे यह कर है कि 19वीं शताब्दी में संचार के साधनों यानी कि कम्युनिकेशन के जो साधन थे उसके डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और सबसे पहले भैया देख लीजिए कि यहाँ पर पूछ रहा है कि सही है या गलत है, ये बात जो है आप जरूर देख लें। तो पहला कथन यहाँ पे ये कह रहा है कि रेल मार्गों को मुख्य रूप से प्रेसिडेंसियों से पिछड़े क्षेत्रों को संपर्क बढ़ाने के लिए बिछाया गया था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन ही गलत है, पहला कथन गलत है। तो यहाँ पर विकल्प डी भी गलत हो जाएगा, विकल्प सी भी गलत हो जाएगा, विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। आपका उत्तर निकल के आ गया 2-3। ये प्रेसिडेंसियों से पिछड़े क्षेत्रों को संपर्क करने के लिए बढ़ाया नहीं गया था। भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी और यहाँ पर जो संसाधन थे, इसके आर्थिक प्रभाव ने जो है ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया रेलवे के निर्माण के लिए। और ब्रिटिश सरकार का कहना था कि रेलवे का निर्माण करेंगे तो इससे जो है ये आर्थिक विकास में सहायता होगा और ब्रिटेन के जो है उत्पाद जो होंगे यहाँ उत्पाद को जो है बाजार मिलेगा, कच्चा माल जो है ब्रिटेन को ये उपलब्ध कराएगा। और इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं सैनिकों को जो है आवागमन में सुविधा मिलेगी, उनके सुरक्षा में जो है यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो रेलवे के निर्माण करने का जो है इनका गुप्त उद्देश्य यानी कि मुख्य उद्देश्य था भारत के प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य था भारत के प्राकृतिक संसाधन का शोषण करना, न कि प्रेसिडेंसी के पिछड़े क्षेत्र से जो है संपर्क बढ़ाना। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है। आपको उत्तर तो यहाँ पे मिल चुका है कि विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है कि यानी 2-3 जो है यहाँ पर सही है। अब दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत में डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सही बात है कि भारतीय डाक विभाग के स्थापना की बात करें, विभाग की स्थापना की बात करें तो ये 1837 में की गई थी, 1837 में की गई थी। और ये एशिया का प्रथम जो है चिपकाने वाला जो डाक था ये सिंध डाक था। ये बात भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि सिंध डाक था, जिसने 1852 में इस सिंध डाक को 1852 में आप सर बार्टल फ्रेरे इन्होंने जो है इसको प्रस्तुत किया था। और वह उस समय जो है वे सर बार्टल फ्रेरे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक था सिंध में। संपूर्ण भारत में डाक के लिए जो है प्रारंभिक मान्य स्टाम्प की बिक्री अक्टूबर 1854 से की गई, यानी कि विधिक रूप से मान्य डाक की बिक्री जो है अक्टूबर 1854 में भारत में की गई। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और यह जो है नई व्यवस्था डलहौजी के समय की गई और उसी के समय जो है इसे अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। अब बात करें तीसरे कथन की, तो तीसरा कह रहा है कि भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो एक प्रायोगिक लाइन थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन सही है कि टेलीग्राफ सेवा की बात करें तो ये 1850 में भारत में प्रारंभ हुई। और प्रथम की बात करें तो ये जो है कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य आरंभ की गई थी। हालांकि बात करें तो 1850 में शुरू हुई और 1854 तक जो है पूरे भारत में जो है लगभग टेलीग्राफ लाइन बिछा दी गई थी। तो ये जो है इससे संबंधित और तथ्य थे जो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, यानी कि 2-3 कथन इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भैया देखिए इसमें पूछ ये रहा है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है आपको। यहाँ पर जरूर देखिए कि सही पूछ रहा है या नहीं। तो पहला कथन ये करें कि इसका जो उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था, ये राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय करना और रियासतों में संवैधानिक परिवर्तन की मांग करना। तो यहाँ पर जो है पहला कथन यहाँ पर इसका सही है और पहला कथन सही है। तो विकल्प बी गलत है, विकल्प डी गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि इसका मुख्यालय लखनऊ में था। तो ये जो है यहाँ पर गलत है, इसका मुख्यालय लखनऊ में नहीं था। सबसे पहले बात करें तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और ये जो है राष्ट्र लेवल का जो है एक इकाई था। इसका मुख्यालय बॉम्बे में था। तो यहाँ पर लखनऊ ये जो है गलत है। आपको यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा कि विकल्प ए जो है इसका
सही उत्तर है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, बॉम्बे में है, तो इसलिए विकल्प ए, सिर्फ ए सही। उसके बाद जो है इसका उद्देश्य था जो प्रांत थे उसमें राजनीतिक गतिविधियों के बीच समन्वय करना, और साथ में जो है रियासत सब जितने भी थे भारत में उसमें लोकतांत्रिक अधिकार और उसमें संवैधानिक परिवर्तन की मांग करना। तो और इसका गठन की बात करें तो इसका गठन जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की, तो बलवंत राय मेहता इसे इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मणिक लाल कोठारी, इनका भी नाम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जी आर भंडारकर, इन लोगों ने जो है मिलकर इसकी स्थापना की थी, और यह जो है एक प्रकार से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र संगठन था, और इसका गठन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1939 में जवाहरलाल नेहरू को 1939 में जवाहरलाल नेहरू को जो है AIP ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के लुधियाना अधिवेशन का जो है अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बात भी जो है आप पीटी के व्यू से ध्यान रख सकते हैं। और यह जो है 1939 के बाद 1946 तक जो है लगातार इस पद पर बने रहे जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अब इस प्रश्न का तो आपको उत्तर मिल ही चुका है कि इसका मुख्यालय जो है बॉम्बे में था, पहला सही है, विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। यह है अगला प्रश्न। प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी लोकहितवादी के उपनाम यानी कि सर नेम से जाना जाता है। तो केशव चंद्र सेन बिल्कुल गलत, महात्मा फुले बिल्कुल गलत, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल गलत। कौन है? तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, ये भारतीय कर्ता, विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। इनका संबंध जो है गोपाल हरि देशमुख का महाराष्ट्र राज्य से है। 25 साल के एज में ये महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लेख लिखना शुरू किए। इनकी जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी उनका नाम था प्रभाकर। ये जो है आप इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है प्रभाकर में लोकहितवादी के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। प्रभाकर पत्रिका में इन्होंने जो है महिलाओं के शिक्षा और शिक्षा स्वतंत्रता का समर्थन किया। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहु विवाह की समस्या के विरुद्ध जो है काफ़ी इन्होंने लेख भी लिखे। ये बात जो है इनसे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में जो है गोपाल हरि देशमुख के नेतृत्व में ज्ञान प्रकाश, उसके बाद इंदु प्रकाश और लोकहितवादी पत्रिका का जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1867 में सरकार ने उन्हें अहमदाबाद में स्मॉल केस जज के पद पर नियुक्त किया था, तो ये जो है इनकी उपलब्धि थी। इन्होंने जो है रतलाम राज्य में दीवान के रूप में भी कार्य किया था। ये भी बात आप ध्यान रखिए कि रतलाम राज्य में ये दीवान के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया था, ये बात भी आप इनसे ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद सरकार उनको कार्यकाल के दौरान ही जो है जस्टिस ऑफ पीस की उपाधि प्रदान की थी, और राय बहादुर की भी जो है उपाधि प्रदान की थी। वह सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए, तो ये बात जो है इनसे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।